आ जाना भाई। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन नंबर सी की। सही है। दैट इज आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। आ जाए। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि कंपेयर द कॉजेज ऑफ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट एंड सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट एंड कंसिडर। देखो, दो तो आपके पास नॉलेज पॉइंटर्स आ गए। सही है। और फिर है कंसिडर विच ऑफ दीज टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज लाइकली टू बी मोर हार्मफुल टू एन इकोनॉमी। सही है। कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ज्यादा हार्मफुल है। आ जाए जरा 4A। सबसे पहली बात क्या करेंगे कि भाई आप जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट को डिफाइन करेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट है क्या। सही है। कि जहां पे विलिंगनेस तो है वर्कर की, एबिलिटी भी है, बट ड्यू टू सम रीजंस अ वर्कर इज अनेबल टू फाइंड जॉब्स। राइट। डन। अच्छा। फिर आपने सर बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट तो है और दो टाइप्स भी आ गई मेरे पास। दैट इज सिक्लिकल। सिक्लिकल का जो दूसरा नाम है दैट इज अपना डिमांड डेफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट। सही है। अच्छा। ये क्यों होती है सर हमारे पास एक इकोनॉमी के अंदर व्हेन एन इकोनॉमी इज एक्सपीरियंसिंग क्या भाई, फॉल इन डिमांड। सही है। या एक इकोनॉमी के अंदर डाउन टर्न की सिचुएशन है कि भाई आपका एग्रीगेट डिमांड जो है वो सर क्या हो रहा है, गिर रहा है। सही है। यार एग्रीगेट डिमांड कैसे गिर सकता है कि भाई व्हेन देयर विल बी फॉल इन योर कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और इन योर नेट एक्सपोर्ट्स। ये क्या था आपका एडी का फॉर्मूला। आ जाए सर। फिर हम लोग बात करते हैं कि जब स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है तो ये वो अनएम्प्लॉयमेंट होती है जो कि हो रही है ड्यू टू एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। सही है। कि भाई अगर आप जो है कोई नई टेक्नोलॉजी को लेके आ जाते हो, इंट्रोड्यूस कर लेते हो, तो इसकी वजह से आप एक अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एक्सपीरियंस करोगे। सही है। ये कब होती है, जब हमारे पास स्किल्स जो है वो सर क्या कर रहे हैं, आपका जो लेबर है, आपका जो वर्कर है, ही इज नॉट हैविंग सफिशिएंट स्किल्स। सही है। उसके पास सफिशिएंट स्किल्स नहीं है। सही है। और अगर मैं सफिशिएंट स्किल्स की बात करता हूं तो यहाँ पे एक बच्चा बात कर सकता है कि आप क्या हो, ऑक्यूपेशनली इमोबाइल हो। ठीक है। आई बात समझ। डन। अच्छा। तो सर यहाँ पे आप जो है वो अपनी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी जो है वो कर सकते हैं कि सर दिस इज योर एग्रीगेट डिमांड, दिस इज योर एग्रीगेट सप्लाई। सही है। यहाँ अपने पास प्राइस आ गई है, यहाँ मेरे पास जो है वो रियल जीडीपी आ चुका है। सही है। व्हाट इज हैपनिंग, दिस फॉल इन योर एग्रीगेट डिमांड एंड इनवर्ट शिफ्ट। सही है। ये आ गई अपने पास। पी से आप आ गए हैं P1 की तरफ। सही है। रियल जीडीपी भी आपका कम हो गया। ठीक है। डन। और यहाँ पे एक बच्चा जो है वो अपना इकोनॉमिक ग्रोथ के चैप्टर में हमने एक बिजनेस साइकिल पढ़ा था, वो भी जो है वो आप बता सकते हैं कि ये आ गया आपका रियल जीडीपी, ये आ गया आपका टाइम। सही है। और एक ग्राफ था आपके पास कौन सा वाला, कि ये सिचुएशन थी जहां पे आप लोग जो है वो एक रिसेशनरी फेज एक्सपीरियंस कर रहे होते हो। राइट। एंड फिर आप कोई पॉलिसी लगा के उसको वापस से बूम की तरफ ले जाते हो। ठीक है। आ जाए। अब सर हमारे पास क्वेश्चन पे आते हैं, which of these types of unemployment is likely to be more harmful to an economy। देखो, हमारे पास सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है। क्यों हुई, रिसेशनरी फेज था। ठीक है। एग्रीगेट डिमांड कम हो गई। एग्रीगेट डिमांड कम हुई तो सर आपकी जो है वो प्रोडक्शन जो है वो आपकी गिर जाएगी। सही है। आपकी प्रोडक्शन गिर जाएगी तो आपकी जो डिमांड फॉर लेबर है वो कम हो जाएगी। फर्म्स विल नॉट बी डिमांडिंग लेबर। राइट। आपको मैंने बताया था कि भाई आपकी जो डिमांड फॉर लेबर इज डिराइव डिमांड दैट्स डिपेंडेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। राइट। So what will happen when firms will not be demanding more labor?
तो there will be increase in your unemployment levels, right? When there will be increase in your unemployment levels, what will happen कि आपका सर कंज्यूमर, आपके जो लोग हैं एम्प्लॉयज विल नॉट बी हैविंग इनफ इनकम। सही है, जब उनके पास इनकम नहीं होगी तो सर हमारा जो है वो जीडीपी जो है वो सर क्या हो सकता है, गिर जाएगा। ऑब्वियस सी बात है यार कि एक तो पहली बात है आउटपुट प्रोड्यूस नहीं हो रहा, इनकम नहीं है, कंजम्पशन नहीं हो रही होगी। सही है, तो इन सब की वजह से हिट आएगा किसके ऊपर, आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे। ठीक है। अच्छा, अब सर हमारे पास क्या होगा कि इन सब चीजों को सही करने के लिए गवर्नमेंट को आना पड़ेगा और गवर्नमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स जो है वो देने पड़ेंगे। जब गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स दे रही है सर, यहाँ पे आप इनकम अर्न नहीं कर रहे हो, मतलब टैक्स रेवेन्यू जो है वो कम है, और गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स दे रही है, जिसकी वजह से होगा क्या कि आपका गवर्नमेंट का जो बजट है वो सर कहाँ पे चले जाएगा, डेफिसिट के अंदर जो है वो चले जाएगा। इसके बाद आपके गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, बोरोविंग करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से उसके ऊपर बर्डन ऑफ डेट जो है वो सर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आई बात समझ, क्लियर है? अच्छा सर, ये पूरा आपने अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स वगैरह आपने जो दिए हैं सर, दिस इन्वॉल्व्स अ हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सही है कि ऑब्वियस सी बात है आप पैसा जो है वो कहीं और इस्तेमाल जो है वो कर सकते थे। ठीक हो गई बात, डन है। तो ये हमने बात करी है कौन सी वाली, अभी सिक्लिकल की बात करिए, डन। अब जरा हम आगे चलते हैं और हम बात करते हैं कि स्ट्रक्चरल के केस में क्या होगा। जब हमारे पास स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है तो आपके सामने है कि वी आर नॉट हैविंग सफिशिएंट स्किल्स, राइट? हमारे पास सफिशिएंट स्किल्स नहीं है। जब वो स्किल्स नहीं होंगी तो क्या होगा सर, हमारे पास एक बड़े टाइम पीरियड तक हमारे पास क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगी फॉर अ ग्रेटर टाइम पीरियड। क्यों? क्योंकि आपको नई स्किल सीखने में टाइम लग रहा होगा। जब इससे सर क्या होगा, हमारे पास एक तो स्किल्स नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है मार्केट में आपके पास जो है वो नहीं है, आप सफर कर रहे होंगे। सही है, जिसकी वजह से आप डीमोटिवेट हो सकते हैं, आप जो है वो स्ट्रेस में आ सकते हैं। सही है, जिसकी वजह से शायद आप जो है वो सुसाइड्स की तरफ जो है वो जा सकते हैं। सही है, मेंटल हेल्थ जो है वो आपकी जो है वो खराब हो रही है। सही है, सोसाइटी के अंदर एक अनरेस्ट सिचुएशन जो है वो आ चुकी है। लोग अपनी पॉवर्टी को कम करने के लिए दे आर इन्वॉल्व इन क्राइम। तो आपका जो क्राइम रेट है, क्रिमिनल एक्टिविटीज जो है वो इंक्रीज हो जाएंगी। सर कितने नंबर मिल गए अभी तक अपने को, क्या हुई है अभी तक हमने एनालिसिस कर दी है। अब हम लोग बात करते हैं AO3 के, दैट इज योर व्हाट, इवैल्यूएशन। जब मैं इवैल्यूएशन की बात करता हूं तो सर ऑब्वियस सी बात है कि देखो, दोनों की दोनों जो है लग तो रही है कि ये हार्मफुल तो है। सही है, अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो हार्मफुल दोनों है। सही है, पर होता यह है कि जब मैं बात कर रहा हूँ ना अपना सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट की, तो आपकी ये सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है ना यार, इसकी वजह से आपकी डिमांड जो है एक इकोनॉमी के अंदर वो क्या हुई है, कम हुई है, इसी वजह से सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट हुई है, राइट? तो इसको सही करने के लिए, इसको करेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो एक्सपेंशनरी पॉलिसीज को जो है वो यूज कर सकती है। सही है, टाइम लैग तो है क्योंकि आप डिमांड साइड पॉलिसीज लगाओगे जो कि आपके पास है फिस्कल और मॉनेटरी। सही बात है, टाइम लगेगा, बट इन द एंड होगा पता है क्या, कि हमारे पास एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ सकता है, राइट? पर अगर मैं स्ट्रक्चरल की बात करता हूं तो यहाँ पे यू विल हैव टू इम्प्लीमेंट सम सप्लाई साइड पॉलिसीज। तो जब हम सप्लाई साइड पॉलिसीज की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि होगा पता है क्या, कि आपका जो है वो एक लॉन्ग टाइम लैग जो है वो क्या आ रहा होगा आपके पास। सही है, और क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप लोगों को एजुकेट कर रहे हो, आप लोगों को ट्रेनिंग दोगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि
these policies will be taking more time। आई बात समझ? टाइम कंज्यूमिंग जो है वो ज्यादा है, और इन द एंड हमें नहीं पता कि कितना ज्यादा सर्टेन है कोई भी पॉलिसी को लगाना। सही है? आई बात समझ? तो सर ये हो गया आपका क्या भाई, AO3 डन। चले आगे चलते हैं। assess whether expansionary monetary policy is likely to be successful in reducing all types of unemployment। ठीक है, आ जाए। अब सर ये 12 मार्कर है हमारे पास, तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की बात करिए, राइट? इसने आ जाए क्वेश्चन नंबर 4B। जब हम लोग बात कर रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी की, तो आपके सामने है कि मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ टूल्स हैं। सही है? वो टूल्स क्या है हमारे पास? एक तो हो गया मनी सप्लाई। सही है? एक हमारे पास सर हो गया इंटरेस्ट रेट। सही है? फिर हमारे पास आ गया सर एक्सचेंज रेट्स, ये जो हम लोग डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं कुछ क्रेडिट कंट्रोल्स, के वीक होंगे तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या होगा। इसी तरीके से यहाँ पे जैसे डीवैल्यूएशन था और रीवैल्यूएशन था। ठीक है, डन। अच्छा सर, फिर हम लोग जो है इन सब टूल से हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इन्फ्लुएंस करें किसको भाई, अपनी एग्रीगेट डिमांड को। सही है? अच्छा, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब यह है कि अपने को मनी सप्लाई किसी भी तरीके से क्या करना है, बढ़ाना है। अच्छा भाई, हमने एक पहले क्या बात करी कि मनी सप्लाई हमने बढ़ाया और इंटरेस्ट रेट को कम करा। इस केस में होगा क्या हमारे पास कि हम लोग सेविंग जो है वो कम कर रहे होंगे, हम लोग स्पेंड जो है वो ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि रिटर्न कम मिल रहा है। स्पेंड करने का मकसद ये है कि वी आर कंज्यूमिंग मोर, कंजम्पशन बढ़ रही है, एग्रीगेट डिमांड जो है वो आपकी इंक्रीज हो रही है। डन। अच्छा, फिर हमने बात करी कि जब इंटरेस्ट रेट एक इकोनॉमी के अंदर कम है, तो आपके ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो बोलेंगे कि भाई यहाँ से तो पैसा हम लोग निकाल लेते हैं। सही? क्योंकि यहाँ पे रिटर्न इतना हमें मिल नहीं रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी जो डिमांड है करेंसी की, वो सर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से करेंसी की जो वैल्यू है वो सर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, एक्सचेंज रेट गिर जाएगा। सही है? जिसकी वजह से दो इम्पैक्ट क्रिएट होंगे। पहला इम्पैक्ट क्या, कि आपकी जो एक्सपोर्ट की जो प्राइसेस है वो कम हो जाएंगी, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट की जो क्वांटिटी है वो बढ़ने लगेगी। हमारा एक्सपोर्ट का जो टोटल रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो रहा होगा। ये जब होगा जब पीईडी इज ग्रेटर देन 1, मतलब यूजुअल केसेस में ऐसा हो सकता है। ठीक है? इस एक्सचेंज रेट के कम होने की वजह से मेरे जो इंपोर्ट के प्राइसेस है वो बढ़ चुके हैं, मेरी इंपोर्ट की जो क्वांटिटी है वो इस वजह से कम हो जाएगी ड्यू टू अफोर्डेबिलिटी। मेरा इंपोर्ट का जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाएगा। सही है? इट ऑल डिपेंड्स। अगर पीईडी जो है वो ग्रेटर देन 1 है, हमारे पास क्या हो जाएगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो आ जाएगा सरप्लस के अंदर। क्यों? एक्सपोर्ट्स ज्यादा होंगे इंपोर्ट से, एक्सपोर्ट्स ज्यादा है इंपोर्ट से, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा। क्या ये बात समझ आई या नहीं? क्लियर है? डन है? अच्छा, वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। assess whether expansionary monetary policy is likely to be successful in reducing all types of unemployment। सर आपने यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की तो बात करी नहीं। देखो, हमने एग्रीगेट डिमांड बढ़ा दिया ना, अब आ रहे हो जरा अनएम्प्लॉयमेंट की बातें कर लेते हैं। सर क्या हुआ कि आपके सामने है कि जब एग्रीगेट डिमांड अपना इंक्रीज हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है इसको केटर करने के लिए प्रोडक्शन जो है वो भी इंक्रीज हो रही होगी, हमारी डिमांड फॉर लेबर इंक्रीज होगी, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम होगा। स्पेसिफिक रहे, कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट बेटा,
डिमांड डेफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट, सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। आई बात समझ? एग्रीगेट डिमांड जब आप बढ़ाने का बता रहे हैं तो साथ में आप ये भी बताइए कि हमारे पास जब इनकम बढ़ रही है, सही है, चलो नीचे लिख देता हूं मैं, हमारे पास लोगों की इनकम बढ़ रही है, सही है, लोग जो है जब कंजम्पशन जो है वो कर रहे हैं, तो इससे होगा क्या, साथ में आउटपुट भी प्रोड्यूस हो रहा है, तो सर हमारे पास क्या होगा, एक मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट हुआ ना सर। एग्रीगेट डिमांड जब बढ़ा तो सिर्फ और सिर्फ हमारी इनकम नहीं बढ़ी, कंजम्पशन भी बढ़ी, आउटपुट भी बढ़ा, और एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी पॉजिटिव में चली गई, वो भी क्या हो गई, जनरेट होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, डन। अच्छा, अब सर हमारे पास होगा, बताइए क्या, कि इन सब की वजह से हमने जब बात करी कि एग्रीगेट डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, तो दिस विल लीड टू शॉर्टेजेस इन द मार्केट। जब मार्केट के अंदर शॉर्टेजेस होंगी तो आपकी जो प्राइस लेवल्स हैं वो बढ़ जाएगी, और क्योंकि ये एग्रीगेट डिमांड की वजह से हुआ है तो आप एक्सपीरियंस करेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन को। ठीक हो गई बात, डन है। इसकी वजह से ये एक मसला आ गया, ठीक है, डन। अच्छा, फिर हमारे पास अगर आपको याद हो तो ये इंटरेस्ट रेट जो है वो आप इम्पैक्ट कर रहे हैं लोगों के बिहेवियर पे। तो जरूरी नहीं है कि यार आपका इंटरेस्ट रेट अगर गिरा है तो आपकी मनी सप्लाई बढ़े, इट्स नॉट सर्टन, सही है। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक बड़ा टाइम लैग जो है वो आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों के किसको चेंज करने जा रहे हैं, प्रोपेंसिटी टू सेव को चेंज करने जा रहे हैं। यहाँ पे आप बात कर सकते हैं आपके फिशर अफेक्ट के बारे में, जिसने बोला था कि एक शॉर्ट रन के अंदर आप अपनी स्पेंडिंग को चेंज नहीं कर सकते डिस्पाइट आपका प्राइस या इंटरेस्ट रेट क्या है। ठीक है, तो सर क्या करें भाई, अब इसको सही करने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, यूज करते हैं सप्लाई साइड पॉलिसी को। जब हमने सप्लाई साइड पॉलिसी की बात करी तो आप बताएंगे कि ये इन्फ्लुएंस करता है एग्रीगेट सप्लाई को। ठीक है, यहाँ पे आप क्या दे रहे हैं, ट्रेनिंग देंगे, आप जो है वो एजुकेशन जो है वो दे रहे होंगे लोगों के पास। जब आप एजुकेट करेंगे तो एक अवेयरनेस जो है वो क्रिएट होगी, लोगों के पास कुछ परफेक्शंस जो है आ रही होगी, सही है, मतलब कि इंफॉर्मेशन पता चलेगी उनको। सही, जब इंफॉर्मेशन होगी तो हमारे पास फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है जो वो कम हो जाएगा, दैट वाज ड्यू टू इम्परफेक्शंस इन द मार्केट। इस ट्रेनिंग की वजह से अपने पास क्या हो रही होंगी, स्किल्स जो है वो बढ़ रही होंगी। एक मिनट, ये तो हो गई, हमने बात कर ली एजुकेशन की। अरे भाई, आपने जब ट्रेनिंग देना स्टार्ट करी तो इसकी वजह से आपकी स्किल्स जो है वो बढ़ गई, आपकी इमोबिलिटी जो है वो सर क्या हो गई, कम हो गई ऑक्यूपेशनली। आपका स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो सर क्या हो चुका, कम हो चुका। सही है, ये सारी चीजें हमने लिख दी हैं। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, AO3, दैट इज आपका मेन चीज। सही, आ जाए AO3 पे आते हैं। तो हम ये बात करते हैं कि यार इट ऑल डिपेंड्स, आपका स्टेटमेंट स्टार्ट होगा कि भाई इट ऑल डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सही है, क्योंकि इफ इट्स अ सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, सही है, तो सर आप जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी से इसको ठीक कर सकते हैं। सही है, डन है। अच्छा, पर अगर हमारे पास क्या है, अगर लेट सपोज स्ट्रक्चरल है, सही है, अगर हमारे पास फ्रिक्शनल है, तो सर हमारे पास आपको जो है वो डिफरेंट पॉलिसीज को यूज करना पड़ेगा। तो ओनली एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी विल नॉट बी दैट मच हेल्पफुल। आपको अगर सही करना है अपनी अपने मुल्क को, तो यू विल हैव टू गो विद पैरेलल पॉलिसीज। दोनों पॉलिसीज को आप साथ लगाएंगे तो कुछ काम होगा। ठीक हो गई बात, डन है।
बेटा गिव मी अ यस अगर यहाँ तक क्लियर है तो। चलें अगला क्वेश्चन, ये बड़ा टाइट क्वेश्चन है यार। Explain what is meant by a deficit on the current account of an economy's balance of payment। अच्छा, डेफिसिट का मतलब क्या है? एक बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, सही है। कंसिडर वेदर अ हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन will always lead to a deficit on the current account or an economy's balance of payment। ठीक है, आ जाए 5A। सबसे पहले तो भाई पता है क्या करना है इस आंसर के अंदर? आपको बताना है कि करंट अकाउंट जो है, सही है, उसके कुछ कंपोनेंट्स के बारे में, सही है। अगर करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स के बारे में देखें तो कुछ हमारे पास होता है, पहला ट्रेड इन गुड्स, सही है। हमारे पास आता है सर ट्रेड इन सर्विसेज, ठीक है। अच्छा, फिर आता है मेरे पास नेट इनकम, सही है, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी इनकम, ठीक है। फिर आता है मेरे पास कुछ नेट ट्रांसफर्स, सही है, जो कि सर आपका क्या है, कुछ सेकेंडरी इनकम होता है, सही है। ये आप रिप्रेजेंट करेंगे एज बैलेंस ऑफ ट्रेड से। ठीक हो गई बात? पहले आपने सब बता दिया, इंट्रो दे दिया, अब आप आ जाए जरा करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है। सर डेफिसिट का मतलब ये है कि जहां पे आपके जो आउटफ्लोज हैं वो ग्रेटर है देन इनफ्लोज, मतलब इंपोर्ट्स आपके जो है वो ज्यादा है देन एक्सपोर्ट्स, ठीक है। अब इसने आपको क्या बताया कि भाई इन्फ्लेशन का बताना था, सही है, और इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट बताना था, सही है। आ जाए, जब हमने बात करी इन्फ्लेशन की, तो आप ये बताएंगे कि इन्फ्लेशन क्या होता है? कि भाई परसिस्टेंट, सही है, फॉल इन द जनरल प्राइस लेवल ओवर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। ये सर आपने क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया, सही है। इन्फ्लेशन का अब इम्पैक्ट बताइए कि पहला इम्पैक्ट क्या हुआ अपने पास, कि एक्सपोर्ट के जो प्राइसेस थे वो बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट की क्वांटिटी कम हो जाएगी। एक्सपोर्ट के प्राइसेस क्यों बढ़ गए सर? क्योंकि अब आपके जो गुड है वो सर क्या हो रहा है भाई, कॉस्टली जो है वो पड़ रहा है आपको, जिसकी वजह से आपके एक्सपोर्ट का जो टोटल रेवेन्यू है वो गिर गया है। हमारे जो इनफ्लोज हैं वो कम हो चुके हैं, सही है। आपकी कंडीशन हो चुकी है खराब, ठीक है भाई। अब इसी तरीके से इन्फ्लेशन जब हुआ तो आपके पास ऑब्वियस सी बात है कि इम्पोर्टेड प्राइसेस जो है वो कम है, आप ज्यादा इंपोर्ट्स करेंगे क्योंकि आपको बाहर का कुछ सस्ता पड़ रहा है। आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाएगा, आपका आउटफ्लो जो है वो इंक्रीज हो रहा होगा, सही है। ऑब्वियस सी बात है आपकी हो गई कंडीशन खराब। इन दोनों की वजह से हमारे पास क्या हुआ कि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो डेफिसिट हो चुका है, मतलब करंट अकाउंट जो है वो डेफिसिट के अंदर जा चुका है, ठीक है। डन है। अच्छा सर, ये आपने बता दिया AO1 AO2 डन। AO3 पे आते हैं। AO3 क्या होगा कि सर इट ऑल डिपेंड्स, इट ऑल डिपेंड्स ऑन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे, ठीक है। कि भाई अगर हमारे पास लेट सपोज इन्फ्लेशन हो रही है, सही है, और अगर हमारे एक्सपोर्टेड गुड्स जो है, सही है, वो क्या है, इन इलास्टिक है, तो भाई डिस्पाइट ऑफ एन इंक्रीज इन योर प्राइस लेवल्स, हमारे एक्सपोर्ट का जो टोटल रेवेन्यू है वो बढ़ जाएगा और हमारे इनफ्लोज जो है वो बढ़ जाएंगे, हमारा BOT जो है वो पॉजिटिव में जा सकता है, ठीक है। डन है। अच्छा, दूसरा हम ये बोलेंगे कि यार इट ऑल डिपेंड्स ऑन कंट्रीज इन्फ्लेशन रेट, सही है, कि कंट्री का इन्फ्लेशन रेट कंपेयरिंग विद अदर कंट्रीज, सही है। कि भाई आपके कंट्री का इन्फ्लेशन रेट जो है वो कैसा है, सही है। कि अगर लेट आप पाकिस्तान है, पाकिस्तान का अगर ये है 20%, ठीक है, और इंडिया का है
सही है, 20% भी ज्यादा है, पर इंडिया का 25% है, तो इसका मतलब है कि आप ऑन अ बेटर साइड पे हो। ठीक है, डन। अच्छा भाई, तो ऑब्वियस सी बात है कि सर आपका जो है वो एक्सपोर्ट का जो टोटल रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा तो है पर इंडिया से तो कम है ना यार, या जो भी कंपीटिंग कंट्री से तो कम है ना यार। कंपीटिंग कंट्री जो है वो आपका उससे तो कम ही है। ठीक हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे भाई, असेस वेदर अ हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, सही है, और अच्छा, assess whether a high rate of inflation or a deficit on the current account of the balance of payment is the more serious problem for an economy। अच्छा भाई, वापस से सवाल देखते हैं। assess whether a high rate of inflation, क्या हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन ज्यादा मसला करता है? 5B। या हमारा जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट कर रहा होता है। तो हमारे पास दो सिचुएशंस आ गई। अच्छा, कौन सा ज्यादा जो है वो प्रॉब्लमैटिक है? इजीएस्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, पहली बात कि देखो, इन्फ्लेशन अगर है, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, तो सबसे पहला प्रॉब्लम एक इकोनॉमी को होगा, दैट इज आपका मेन्यू कॉस्ट। सही है, प्रिंटिंग कॉस्ट, रीप्रिंटिंग कॉस्ट, आपका शू लेदर कॉस्ट, कि भाई यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड, सही है, कि कहाँ पे आपको जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी है। सही है, यू विल बी रोमिंग अराउंड विद योर मनी ऑन इन हैंड, और आपका पैसे की वैल्यू टाइम बाय टाइम कम हो रही होगी। फिर हम लोग बात करते हैं फिस्कल ड्रैग की, कि सर हमारे पास अ, आपके अगर टैक्स बैंड्स के साथ इन्फ्लेशन को रिवाइज नहीं किया गया तो आप फिर वापस से सफर करोगे। दूसरा, आपकी जो है वो एक्सपोर्ट प्राइसेस जो है वो बढ़ रहे होंगे, जिसकी वजह से आप एक्सपीरियंस करेंगे ट्रेड डेफिसिट को। ठीक है। अच्छा, सब फिर हमने बात करी करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट अगर है तो ये शोकेस करेगा कि आपके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो आपके इंपोर्ट से कम है, जिसका मतलब ये है कि आपका एग्रीगेट डिमांड जो है वो गिर रहा है, हमारी प्रोडक्शन जो है वो सर क्या हो रही है, गिर रही है। ठीक है, इसकी वजह से हमारा जो डिमांड फॉर लेबर है वो सर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सही है, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, हमारी जो इनकम लेवल्स हैं वो कम हो जाएंगे, हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो खराब हो सकते हैं। ठीक हो गई बात, डन है। अच्छा, करंट अकाउंट डेफिसिट ये शोकेस करेगा कि हमें जो है वो आउटफ्लो ज्यादा करना है। सही है, आउटफ्लो जो है वो हमें ज्यादा करना है, और हमारा जो इनफ्लो है, जो हमें रिसीव होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो हमारे पास सप्लाई जो है हमारी करेंसी की वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से करेंसी की जो वैल्यू है वो गिर जाएगी, डेप्रिशिएट हो जाएगी। सही है, एक्सचेंज रेट जो है वो आपका गिर जाएगा। ठीक हो गई बात, क्लियर है। आगे चलते हैं। सर AO3, सही है, AO3 पे आते हैं जरा। कि देखो, ये सब का सब है ना, किस पे डिपेंड करता है? इट ऑल डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। सही है, और इट ऑल डिपेंड्स कि भाई वेदर इन इकोनॉमी इज अ क्लोज्ड और एन ओपन इकोनॉमी। सही है, क्योंकि हमारे पास होता पता है क्या है यार, कि ऑब्वियस सी बात है कि ओपन इकोनॉमी है तो ही इंटरनेशनल ट्रेड होगा ना यार, तभी फॉरेन सेक्टर का जो है वो इंटरवेंशन होगा ना यहाँ पे। याद आया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अच्छा, आगे चलते हैं। तो हमने देखा कि देखो, इन्फ्लेशन जो है वो हार्मफुल है।
अच्छा, किस सिचुएशन में हार्मफुल है? सही है। अगर तो वो रैपिड रेट है, अगर तो वो एक स्लो रेट है, अगर तो वो एक स्लो रेट है, सही है, देन कंपीटिंग कंट्री, तो इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन रेट बुरा नहीं है। सही है। दूसरा, आपका इन्फ्लेशन जो है वो अगर तो एंटिसिपेटेड है, आपने जैसा सोचा था वैसा ही इन्फ्लेशन का रेट है, तो वापस से ये डेंजरस नहीं है क्योंकि एज एक्सपेक्टेड है। तो आपने पहले से ही जो है वो प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके रखे हुए होंगे। ठीक है, डन है बात। अच्छा, तो भाई ये आपने बात जो है वो करनी है। दूसरा आप ये बताएंगे कि अगर तो इकोनॉमी जो है वो कौन सी है, ओपन इकोनॉमी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इन्फ्लेशन की वजह से आपके करंट अकाउंट को प्रॉब्लम तो होगा। सही है, डन है। अच्छा, पर अगर हमारे पास क्या है, क्लोज्ड इकोनॉमी है, सही है, तो ऑब्वियस सी बात है आप ट्रेडिंग कर नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे करंट अकाउंट का जो डेफिसिट है, सही है, इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। सही है, आपका इन्फ्लेशन जो है वो फिर जो है वो आपका एक बड़ा प्रॉब्लम है। सही है, क्यों बड़ा प्रॉब्लम है? क्योंकि सर क्लोज्ड इकोनॉमी है और आपकी जो है वो इंटरनल इकोनॉमी को ये नुकसान जो है वो पहुंचा रहा होगा। आई बात समझ? सर यहाँ तक कोई मसला है तो जरा बता दें भाई।